चलिए स्मूथ मसल्स, इसको अनस्ट्राइप्ड भी बोलते हैं। बस बस यही निकल। स्मूथ मसल और अनस्ट्राइप्ड मसल, बात नहीं अब। स्मूथ मसल और अनस्ट्राइप्ड मसल, स्मूथ मसल और अनस्ट्राइप्ड मसल, इसके बारे में लिखिए। सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, सेल्स आर स्पिंडल। स्पिंडल मीन्स क्या होता है? इस तरह के शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप में क्या होता है? दोनों एंड कोनिकल है, दोनों एंड कोनिकल है, भाला की तरह। इस शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं, एक भी कोनिकल दूसरा भी कोनिकल, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप है। ये स्मूथ मसल या अनस्ट्राइप्ड मसल ये इनवॉलेंट्री होता है। अगला पॉइंट लिखिए। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या फर्क है? अरे जो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या? जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल नहीं कर सकते? तुम्हारा डाउट भी गजब लगता है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या होता है? वैसा मसल जो हमारे हिसाब से मूव करता हो, हमारे विल के हिसाब से। मतलब आपको हाथ उठाना है, हाथ उठ गया, तो हाथ का मसल हमारे कंट्रोल में है, तो दिस इज वॉलेंट्री मसल। वैसा मसल जो उसको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मेरा मन कर रहा है कि नहीं हम 10 सेकंड के लिए हार्ट को बीट करने से रोक दें, नहीं रोक सकते, ठीक है। क्या करते? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, लक्स अपना काम करता रहेगा। अच्छा कैसे सर? जब ये काम ही करना छोड़ देगा और हाँ तो ये कैसे काम करेगा? मेन तो ये ऐसा थोड़ा ना, मेन वही है, मेन में ऐसा कुछ नहीं होता। कलेजा रुक जाएगा सर। कलेजा किसको बोलते हैं? हार्ट को। पक्का हाँ। ऐसा बात मत बोल कि मेरा कलेजा फट जाए। कलेजा इज लीवर है? लीवर। तुम मुर्गा का सर लीवर खाते, सब बोलता है मुर्गा कलेजा। हाँ ऐसा कौन बोल दिया सर? गलत पड़े थे आप। सर कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना है। हाँ अभी का बाढ़ को सीधा छत्ता से नीचे, ऐसा बात दोबारा नहीं होना चाहिए। वॉलेंट्री वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलेंट्री वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं। सेरिएटेड का एक बार डेफिनेशन बताइए तो क्या होगा? सेरिएटेड मसल होता है ना, स्ट्राइप्ड मसल, बताए थे सेरिएटेड, स्ट्राइप्ड, स्ट्रेटेड या फिर अच्छा स्ट्रेटेड। अच्छा वैसा मसल जिसपे स्ट्रेशंस होते, लाइनिंग्स होते। देखो वहां पे क्या होता, पैटर्न था ऐसा। अगर कोई मसल फाइबर है, डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, उसमें पैटर्न होता। देखो ऐसा एक डार्क बैंड आया और उसके बाद एक लाइट बैंड, फिर अल्टरनेटली एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड। जैसे उंगली में जैसे रहता है सर? नहीं तो देखो ये है डार्क बैंड और दिस स्पेस इज लाइट बैंड, फिर से ये डार्क बैंड, फिर से ये लाइट बैंड। मतलब जब भी आप मसल को देखोगे तो पहले डार्क दिखेगा, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 105, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 7.7 का ए देख पा रहे हो? उसमें इस तरह का पैटर्न्स और द नेट डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट। ये स्ट्रेटेड मसल्स, ये मॉर्फोलॉजी से कैसे पहचान सकते हैं? ये हमेशा स्केलेटन के कांटेक्ट में होगा, हमारे कंट्रोल के अंडर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें इस मसल का, स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप का होता है, इस पे कोई भी स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट शो स्ट्रेशंस, दे डू नॉट शो स्ट्रेशंस।
स्ट्रेशंस, STRAI, स्ट्रेशंस, they do not show स्ट्रेशंस। हो गया। नेक्स्ट इज बैंड और डिस्क फॉर्मेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। बैंड और डिस्क फॉर्मेशन, BAND, उसको बेंड बोलते हैं, BEND को। बैंड और डिस्क फॉर्मेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। सर जब लिखी थी डू नॉट शो स्टेरिएशन, तो बैंड और डिस्क फॉर्मेशन भी तो स्टेरिएशन आएगा ना। बैंड तो फिर भी ठीक है, डिस्क इज नॉट स्टेरिएशन। डिस्क मतलब जहां कनेक्शन होता है। डिस्क फॉर्मेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट, DISC। बैंड और डिस्क फॉर्मेशन is completely absent. Band और disc formation is completely. What is disc formation? जहाँ ज्वाइंट होता, तुम अगर पेज 105 पे 5 है ना, हाँ, फिगर नंबर A और C को देखोगे तो एक और दो मसल आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, जो कि ऐसा कुछ भी दूसरे वाले मतलब स्मूथ मसल में नहीं, देख रहे हो? स्मूथ मसल में कहीं पे भी बैंड नहीं है, मतलब पैटर्न नहीं है। अच्छा, दूसरा बात, डिस्क मतलब ज्वाइंट भी नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अगर आपको एक ऐसा मसल फाइबर दिख रहा है जिसपे कोई लाइनिंग्स नहीं है, जिसपे कोई डिस्क नहीं है, मतलब पक्का कि वो इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब कि वो स्मूथ मसल है। जबकि अगर आपको बैंड या डिस्क दिख रहा है तो हो सकता है कि वो कार्डियक मसल हो और इट मे बी स्ट्रेटेड मसल, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जबकि स्मूथ वाले में अगर कोई लाइनिंग नहीं दिखा, कोई डिस्क नहीं दिखा, तो पक्का कि वो स्मूथ मसल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, the walls of blood vessel, stomach, intestine, urinary part, and involuntary organs contains this muscle. Urinary part contains this muscle. And involuntary organ करो, part of organ, and involuntary organ contain this muscle. जो भी involuntary होगा सब जगह ये होता है, except heart. except heart लिख लो, except heart लिखो। सर सुन रहे हैं आप उसे, क्यों? अच्छा, क्यों? हार्ट में कार्डियक मसल होता है, कार्डियक मसल अगला हेडिंग बनेगा, सिर्फ except heart लिखो, बाकी चीज हम लोग लिखते हैं। क्यों का जवाब देगा, ऑर्गन कंटेन या कंटेन, कंटेन्स, CONTEINS। ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ये स्मूथ मसल दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल यूनिट और एक होता है मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल उसको बोलते हैं जो स्मूथ मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा हो। स्मूथ मसल अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं सिंगल यूनिट। मतलब है तो बहुत सारा लेकिन काम ऐसे करें जैसे सब एक हो, तो बोलेंगे सिंगल यूनिट। है बहुत सारा लेकिन काम ऐसे करा जैसे कभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, चौथा रिलैक्स कर रहा है, तो ये मल्टी यूनिट टाइप का कि अलग अलग यूनिट है। समझ में आ रहा हो? मल्टी यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट सिंगल यूनिट इंपॉर्टेंट है। और यहां इंपॉर्टेंट में एग्जांपल्स होते हैं यूटरस। डिलीवरी जब होता है चाइल्ड का, चाइल्ड का इम्प्लांटेशन कहां होता है, फीटस का वहां पे ये मीट होता है। पूरा 10 साफ बुधवार 10 देना था ना? नहीं सर, वो मेरे को वर्ड नहीं आता। वो मेरे को लगा था आप पूछ रहे थे कि मीट कहाँ पे होता है। हाँ, तो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है और फिर जाके वहां पे यूट्रस में जाके ये होता है क्या इम्प्लांट। ये यूट्रस हुआ, ये हुआ वेजाइना और इसका ओपनिंग इज सिर्फ एक को याद था। बच्चा इम्प्लांट यूट्रस में होता है, मतलब यहां होता है।
ये है फीटस। फीटस जब इम्प्लांट होता है तो फीटस के नाभि से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, जब फीटस जुड़ रहा होता है तो मदर के साइड से भी एक स्ट्रक्चर आता है, नाम है उसका, जब आता हो तो हिम्मत से बोलना चाहिए, प्लासेंटा। हाँ, प्लेसेंटा। कोई बोली थी, हम उसी को बोल रहे हैं। तुम बोली थी ना बुद्धि? अभी हाँ तो जोर से बोले। प्लासेंटा और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये दोनों आपस में जिससे जुड़ता है, बिल्कुल डिस्क लाइक फॉर्मेशन करता है। ठीक, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा, आपस में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से इंटरडिजिटेशन होता है, मतलब कुछ ऐसा। ये मान लो मेरा प्लासेंटा है और ये मान लो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो दोनों में इस तरह से फिंगर लाइक इलाइज बनते हैं जो आपस में से जुड़ जाते हैं। ठीक, ये हुआ इंटरडिजिटेशन या डिस्क लाइक फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये फीटस मैच्योर करता है, मतलब जब डिलीवरी का टाइम आता है, इस बच्चे को इस पाथवे से निकलना है। ये पाथवे बहुत पतला होता है, ये वेजाइना बहुत पतला, ये इतना चौड़ा दिख रहा है बट ये भी इतना चौड़ा नहीं होता, बहुत पतला ही होता है। सब तो बॉडी के अंदर ही है, मुश्किल से 20-25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का, तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन स्ट्रेचेबल होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये भी स्ट्रेच होता है, फैलता है। तो होता यूं है कि जैसे ही ये मैच्योर हुआ फीटस, तो अब इस यूट्रस को उसको दबाना है। ठीक है, ये दबाएगा और इतना जोर से दबाएगा कि ये फीटस नीचे की तरफ निकले। ठीक, और ये इसको फैलाता हुआ नीचे की तरफ निकलता है। एक हार्मोन यहाँ पे एक्ट करता है रिलैक्सिंग, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो प्यूबिक सिम्फिसिस, नहीं तो ये इतना पेनफुल होगा कि फीमेल का डेथ हो जाएगा। नॉर्मली भी ये बहुत पेनफुल है, बताया भी था, है ना। 206 का 206 हड्डी एक साथ टूट जाए तब जितना दर्द होता है उतना ही दर्द इस वक्त होता है नॉर्मल डिलीवरी में। ये बहुत पेनफुल इवेंट है। तो खैर, अब जरा सोचो, अगर ये यूट्रस के हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। तो मन किया कि नहीं आप हमको फीटस नहीं रखना, अब जब अबॉर्शन कराना है तो यूट्रस को दबा लिया, फीटस ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है। ये खुद से दबेगा, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? ऑक्सीटोसिन, नहीं सुने ना? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अब होता यूं है कि अगर मान लो ये यूट्रस एक साथ ऐसे नहीं दबा, तो अगर एक साथ दबेगा तो यूट्रस बाहर आएगा, मतलब फीटस बाहर आएगा, सॉरी। अगर मान लो सिर्फ ये दबा, इधर वाला नहीं दबा, तब तो फीटस यहाँ जाके चिपक जाएगा। सिर्फ ये दबा, ये नहीं दबा, तो ये वाला फीटस यहाँ आके चिपक जाएगा। तो अगर ये एक साथ दबाएगा, इस तरह से एक साथ दबाएगा, तभी फीटस नीचे आएगा। समझ रहे बात? एक साथ दबेगा तो फीटस नीचे की तरफ आएगा। तो जरूरी है, ये पूरा पूरा एक मसल से तो नहीं बना है, बहुत मसल से मिलकर बना है, लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करता है। क्यों करना जरूरी है ये बता दिया। अब एक साथ किया तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक साथ रिलैक्स, ये सिंगल यूनिट मसल का लक्षण है ना। है बहुत सारा, लेकिन एक्ट ऐसे करें जैसे एक यूनिट हो, तो दिस इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। ऐसा ही होता है यूरिनरी ब्लैडर में भी, एक साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक साथ रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये हुआ सिंगल यूनिट। मल्टी यूनिट तो बहुत सारा है, बाकी सब जो भी है सब मल्टी यूनिट है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसको लिखना चाहिए, बट क्या बोलते, लिखवा दो, तो पूरा लेन लिखना है, मन है लिखो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, सिंगल यूनिट, it is of two types. First is single unit, लिखो इसमें, many muscle fibers get interlinked, many muscle fibers
get interlinked and contract simultaneously. Many muscle fiber get interlinked and contract simultaneously. Many muscle fiber get interlinked and contract simultaneously. ठीक है? एग्जाम्पल जो नीट में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो बता रहा हूं, देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एग्जाम्पल। हाँ, ये नहीं पूछता, तो जो नहीं पूछता उसको कचरा के फॉर्म में जमा नहीं करना। यूरिनरी ब्लैडर पहले के टाइम से बहुत पूछा हुआ है, अब वो भी नहीं पूछेगा। अब मतलब लास्ट के 2 ईयर से ट्रेंड बदल चुका है, अब और आसान पूछना है, तो अब ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी 2 साल से पहले का अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिख लो मल्टी यूनिट। देखिए मेनी मसल फाइबर्स प्रेजेंट, मेनी मसल फाइबर्स प्रेजेंट बट आर नॉट इंटरलिंक्ड, मेनी मसल फाइबर्स प्रेजेंट but are not interlinked. Many muscle fibers present but are not interlinked. Many muscle, अबे many तो बोले सर, many muscle fiber, उसको many पढ़ते हैं, मैना वाला मैनी नहीं, many muscle fibers present which are but are not interlinked. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, दे कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, दे कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल मसल ऑफ हेयर इरेक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। एग्जाम्पल इज मसल ऑफ हेयर इरेक्शन। हेयर मतलब बाल, बाल खड़ा होता है, जेल लगा के खड़ा नहीं करना है, ये सिर का बाल नहीं है, हमारे पूरे बॉडी पे हेयर्स हैं जिसको हम रुआ बोलते हैं। ये खड़ा होता है कब? जब ठंडा लगे, जब डर जाओ तब होता है, या जब तुम पे बिजली गिरने वाला होगा तब भी खड़ा हो जाएगा। ये सच्चाई है, अगर तुम पे बिजली गिरने वाला होगा तो तुम्हारा सिर का बाल, हाथ पैर सबका बाल खड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, नेचुरली बात खड़ा कर सकता है, पहले भी होता है। तो सर ये इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी? अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? मल्टी यूनिट और सिंगल यूनिट किसका टाइप था? इसका तो स्मूथ मसल, स्मूथ मसल वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? ये क्या होगा? पूछा था, ये बता रहे, ये बताओ, उसके बाद खुद ही बताया। खैर, मसल ऑफ हेयर इरेक्शन। और नोटिस किया होगा, मान लो कि ठंडा का दिन है, तुम्हारा हाथ हाफ शर्ट पहने हुए तुम, तो हाथ का बाल खड़ा रहता है, ऐसा थोड़ा ना पैर पे भी जो हेयर है वो भी खड़ा हो जाएगा, नहीं? तो ये डिफरेंस है, ये सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। बॉडी के जिस ऑर्गन में ठंडा लग रहा होगा वहां पे हेयर इरेक्ट हो जाएंगे, बाकी जगह नहीं होगा। तो मसल ऑफ हेयर इरेक्शन, उसका नाम पता है क्या है? उस मसल का नाम है इरेक्टर पिलाई। देखिए किस चीज का नाम? उस मसल का जो बाल को खड़ा करता है। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, मसल ऑफ हेयर इरेक्शन का नाम बताया। हो गया? चलिए, स्मूथ मसल भी खत्म। अगला हेडिंग डालिए, कार्डियक मसल फाइबर। अच्छा, तुम लोग को टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन बताया हो ना? पता नहीं, कोई टेंशन वाला कहीं नहीं बताया, लगता है तुमको याद नहीं। पता है, बताया ना? बताया तो है सर, पर वही पता नहीं किया। कॉपी में नहीं लिखी थी, बुक में लिखे होंगे, रेडी नहीं था, बाद वाले पेज में लास्ट।
यही वाला पेज में फ्री है ना? सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। चलिए ठीक है, डालिए कार्डियक मसल में लिखिए सेल्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री। थोड़ी अपनी मर्जी से धड़कता है। अच्छा एक बात तुम डायग्राम देख के बताओ, उसमें न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस दिख रहा है? तीनों के न्यूक्लियस में, तीनों मसल फाइबर के न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस है? शिवरी नहीं पढ़ो, डायग्राम देखो बेटा, ऊपर वाला डायग्राम तीनों नोटिस करोगे। पहला वाला जो है उसमें एक मसल में एक से अधिक न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बताया था। दूसरे वाले में देखो एक मसल फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस, और तीसरे वाले में भी यही है सर। लेकिन बीच में जंक्शन भी तो बना हुआ है। कहाँ? एक में तो सिर्फ दो न्यूक्लियस है। जंक्शन नहीं, वो एक अलग सेलिंग है, जोड़ रहे हैं जो सर। हाँ जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है। यहाँ डिस्क होता है ये पूरा इसमें ये पूरा। हाँ 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 सर इसमें तो एक ही है। इसमें क्या? इसमें दो, इसमें तीन है। दो है, उसमें दो है, इसमें एक है। दो नहीं है बच्चा लोग। सेल्स क्या बताए थे वो सर? डिस्क है। डिस्क मतलब दो सेल जुड़ा हुआ है, एक में एक ही है। कहाँ से? इसमें तो सिर्फ न्यूक्लियस देखिए सर। इसी का बात करो ना, यहाँ वाले में एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। बच्चा ये ज्वाइंट है तो समझो ये अलग है, ये डिस्क का फॉर्मेशन है। दिख नहीं रहा है ना, डिस्क का फॉर्मेशन है। दो ज्वाइंट, वही तो बता रहा था, डिस्क का फॉर्मेशन पहले वाले और तीसरे वाले में, जबकि दूसरे वाले में सब सिंगल सिंगल है। अभी बोला था थोड़ी देर पहले, इसी का बात कर रहा था। अच्छा फिर यहाँ भी देखो ज्वाइंट, ये अलग ये अलग। तो कहाँ से मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ? तो दोनों कैसे मल्टी? हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कब बोले? हम पहले वाले को मल्टी न्यूक्लिएटेड बोले। दिखाइए कैसे। पहले वाले डायग्राम, पहले वाले को में भी सर मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाँ पहला वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सर हमको नहीं समझना है कहाँ से मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरा वाला देखो, पहला फाइबर दूसरा फाइबर, देखो दोनों के जंक्शन पे दो न्यूक्लियस दिखा। अबे पहला डायग्राम में देखो, पहला डायग्राम में दूसरा फाइबर, हाँ जंक्शन पे दो दिखा। देखो मान लो जो तुमको लग रहा है कि डिस्क वाला के रसा वाला है, तो पहले वाले के लिए एक न्यूक्लियस है ना। अब दूसरा और तीसरा में दोनों में वही दिख रहा है, दो देखा, और चौथे और तीसरे के बीच में भी एक और है, दिख रहा है। न्यूक्लियस तो सर जंक्शन के बीच में ही बना हुआ है, तभी तो दोनों का है, तभी तो दोनों का है, तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ध्यान रखना यही सब, इसीलिए इसको दिखाया स्पेशली। कंफ्यूजिंग है, देख के लगता नहीं है, तो याद रखिएगा। पहला वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड था, लिखवाया भी हूं। दूसरा वाला सिंगल न्यूक्लिएटेड या यूनि न्यूक्लिएटेड लिख लो, स्मूथ वाले में लिख लो तो इट इज सिंगल न्यूक्लिएटेड या यूनि न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। इट इज यूनि न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। हो गया। चलिए कार्डियक में क्या क्या लिखे थे? कार्डियक वाले में इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल। दूसरा पॉइंट न्यूक्लियस इज सिंगल। अच्छा दूसरा क्या बोले थे? इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है लिख लो, इनवॉलेंट्री मसल फाइबर, इनवॉलेंट्री मसल फाइबर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इट इज यूनि न्यूक्लिएटेड, दूसरा पॉइंट इज इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। थर्ड पॉइंट यूनि न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड हो गया। फोर्थ पॉइंट बैंड प्रेजेंट, बैंड्स आर प्रेजेंट, बैंड्स आर प्रेजेंट बट आर नॉट दैट डार्क, बट आर नॉट दैट डार्क, बैंड्स आर प्रेजेंट बट आर नॉट दैट डार्क। बैंड इसमें भी होते हैं, और इसमें बैंड था स्ट्रेटेड में, स्ट्रेटेड में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेटेड वाले में डार्क बैंड था, इसमें बैंड तो है लेकिन उतना डार्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इंटरकैलेटेड डिस्क,
आर प्रेजेंट इंटरकैलेटेड डिस्क INTER, अच्छा लिखा हुआ है इंटरकैलेटेड डिस्क INTERCALATED, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क को अंडरलाइन कीजिए, इंटरकैलेटेड डिस्क को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए बूस्टर रिंग, इसको बूस्टर रिंग भी बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर रिंग। इंटरकैलेटेड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर रिंग। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा सोचो, ये वो दो सेल का जंक्शन ना, दो सेल का जंक्शन जिससे सेल आपस में बात कर रहा है, एक तरह से गैप भी है, इसको कौन सा सेल जंक्शन बोलेंगे? 3 सेल जंक्शन हम लोग पढ़े थे। ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, कम्युनिकेटिंग जंक्शन लिख लीजिए। कम्युनिकेशन अच्छा तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट पॉइंट है, उसी को बोलते हैं गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन। गैप जंक्शन भी ठीक है, लेकिन गैप जंक्शन से मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, इस कम्युनिकेशन रिंग से मोस्टली इंफॉर्मेशन या इंपल्स का एक्सचेंज होता है। तो ब्रैकेट में लो कम्युनिकेशन रिंग, सॉरी कम्युनिकेशन जंक्शन, सॉरी कम्युनिकेशन जंक्शन। कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है? नहीं सर, वो पानी पड़ रहा। अच्छा AC वाला वायरस। हाँ सर, न्यूटन के सारे चच्चा जी लोग यही हैं। इतना रिसर्च तो हम पूरी जिंदगी में नहीं की। चूहा ला के तुम्हें तुमको उसका टांग काट के फोटो निकालना। अच्छा हाँ चूहा, पका भी लेना ना ना, चूहा मार सर नेक्स्ट बताइए। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक मसल इज इम्यून टू फैटिग, बताया था कार्डियक मसल इज इम्यून टू फैटिग, मतलब कभी थकता नहीं है। याद करो, बताए थे वंस अपॉन अ टाइम इन दिस क्लास, पता है वंस अपॉन अ टाइम 3-4 दिन पहले ही था। कार्डियक मसल इम्यून और फैटिग, इम्यून टू फैटिग, कार्डियक मसल आर इम्यून टू फैटिग ड्यू टू रैपिड और TIC। देख ऊपर स्पेलिंग ब्लू पेन से दिखा, इम्यून टू फैटिग ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट लार्ज रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या होता है कि जब ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या होगा आपके साथ। लार्ज क्या बोल रहे हैं? टू फैटिग स्पेलिंग भी बोलते हैं। लार्ज फर्स्ट ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्टिव पीरियड, क्या होता है बाद में समझाऊंगा। लार्ज रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिदमिक कंट्रैक्शन, अभी चल रहा है इसी में। हाँ 3 कारण है इसका, क्यों नहीं थकता इसका। तो पहला कारण लार्ज रिफ्रैक्टिव पीरियड, सेकंड ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन, कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसका एक रिदम है, कभी आर्ट्रियोल कंट्रैक्ट करेगा, कभी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करता, ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन। और तीसरा पॉइंट, ड्यू टू रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर हार्ट के अलावा और कौन सा हो सकता है क्या इसका एग्जाम्पल? कार्डियक हार्ट का जो बड़ा बड़ा वेसल्स होता है उसमें होता है। एक लोकेशन एग्जाम्पल, स्टैंड फॉर हार्ट ना, कार्डियक स्टैंड फॉर हार्ट। एग्जाम्पल या लोकेशन लिखो, इन द वॉल ऑफ हार्ट, इन द वॉल ऑफ हार्ट, इन द वॉल ऑफ हार्ट। और एग्जाम्पल चाहिए, एक और है, लिखी लो। एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल, entering or leaving the heart, entering or leaving the heart, entering or leaving the heart,
हो गया, हो गया। चलिए अब डालिए अगला हेडिंग, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आज ये चैप्टर खत्म करके छोड़ूंगा। नहीं, कॉकरोच अभी हमारे पार्ट नहीं है, मतलब ये लास्ट हेडिंग है हमारे इस चैप्टर का। फ्रॉग नहीं पढ़ना आपको, अर्थम आपको नहीं पढ़ना, आपको कॉकरोच पढ़ना, जो अभी नहीं पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के साथ इंक्लूड करूंगा। ठीक है, ना तो बोर्ड के सिलेबस में है, ना ही नीट के सिलेबस में है, अर्थवर्म और कॉकरोच। ठीक है, मन नहीं कर रहा था उसको पूछने का। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ही नहीं। तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना पूछ रहे हैं, तुम्हें पढ़ने का शौक इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, हमको पढ़ने का शौक पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर 5-15 हो गए, 5-20 को चल रहा है। वीडियो देखना। हाँ, वीडियो देख लेंगे। जांच खत्म तो करेंगे। नर्वस टिश्यू देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज ग्रेटेस्ट कंट्रोल। 2 क्लास के बीच में 40-45 मिनट, 1 घंटे का गैप रहा, फिर भी तुम लोग थक गए। 1 घंटा वो पढ़ा है, अब अभी तो मेरा 40 मिनट ही हुआ। इट हैज ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्स। हाँ, बॉडीज रिस्पॉन्स। इट हैज ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्स to changing condition. It has greatest control over body's response to changing condition. It has greatest control over body's response to changing condition. हो गया, अभी रिकॉर्डिंग सिर्फ आधे घंटे का हुआ है, मतलब आधा घंटा पहले से पढ़ाया, अभी थक गए। वेरी बैठे दिमाग खराब हो गया। इसको पीटना था, उसका पीट लेती। नमाज हो गया, अभी ज्यादा धीरे टाइम बढ़ जाएगा, नमाज पढ़ेंगे, गाने में 10 मिनट तक 10-15 मिनट कोई नहीं, निकल जाना। तो 15-20 मिनट का वीडियो देख लेना, ज्यादा लंबा क्लास कुछ जल्दी आना चाहिए ना। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट फॉर्म लेयर्स। इट डज नॉट फॉर्म लेयर्स। It does not form layers. Next point. Its unit is neuron or nerve cell. Its unit is neuron or nerve cell. हो गया। Next point. It is the longest. न्यूरॉन को ड्राइंग करके लिखना, न्यूरॉन को ड्राइंग कर लो और लिखो, it is the longest cell of human body. It is the longest cell of human body. Almost 1.8 मीटर का होता है। It is the longest cell of human body. It is the longest cell of human body. Next point. It does not divide. It does not divide due to absence of centriole. It does not divide due to absence of centriole. It does not divide due to absence of centriole. ये डिवाइड नहीं करता क्योंकि क्या नहीं होता इसके अंदर? सेंट्रियोल। याद रखना, कोई भी सेल तभी डिवाइड कर सकता है जब उसके अंदर सेंट्रियोल हो। ठीक है, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता। इसीलिए एनिमल के किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग मटेरियल ऑफ न्यूरल टिश्यू इज packing material of neural tissue is neuroglia. Is neuroglia. Packing material of neural tissue is neuroglia. डायग्राम में दिया हुआ न्यूरोग्लिया देख लो, पेज 105 में। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या
अच्छा, न्यूरोग्लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टिश्यू। कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, conductivity and responsiveness are characteristic feature of this tissue. Responsiveness, हाँ, कंडक्टिविटी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई भी अगर आप स्टिमुलस दोगे तो ये उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा। तो कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टिश्यू। हो गया ना आपका लेक्चर देखेंगे बाद में, देख लेना, 15 मिनट लेक्चर, 15 मिनट और पढ़ाएंगे। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर, इतना कुछ छोड़ नहीं सकते। क्या जाना है उतना? कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस। 15 मिनट रुकना। चलो, कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 3 टाइप ऑफ सेल। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट, एस्ट्रोसाइट। फर्स्ट इज एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स में लिखो, डैश देकर। इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एडिंग मटेरियल्स इन न्यूरोग्लिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग मटेरियल्स इन न्यूरोग्लिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग मटेरियल्स इन न्यूरोग्लिया। हो गया? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग मटेरियल्स इन न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया एक्चुअली में न्यूरॉन के आसपास का स्पेस है। ठीक है, जैसे मान लो ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन खाली खोखला हवा में थोड़ा उड़ता रहेगा। तो इस न्यूरॉन को चारों तरफ से कोई सपोर्ट करेगा ना, तो जो टिश्यू सपोर्ट करता है उसी को बोलते हैं पैकिंग टिश्यू। बताया था कनेक्टिव टिश्यू इज पैकिंग टिश्यू, है ना। हर हॉलो स्पेस के चारों तरफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहां भी यही काम कर रहा होता है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज स्टार शेप्ड अपीयरेंस। क्या एस्ट्रोसाइट में? हाँ, इट हैज स्टार शेप्ड अपीयरेंस। हो गया? एक और पॉइंट तुम लिख लो, ऐसे बहुत एक्स्ट्रा है, अब नहीं पूछेगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा। 3 लाइन का, 3 वर्ड का मतलब। देखो, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। क्योंकि सीधा सीधा पूछ सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट्स। जब इतना पढ़ लिए तो क्यों छोड़ दो? इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर कोई एएमयू या फिर मान लो ग्रेजुएशन करनी, एनी क्लास ग्रेजुएशन करना है, बीएचयू, एएमयू, डीयू सबका फॉर्म डालोगे तो उसमें मिल सकता है। मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन होता है। ब्लड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन होता है। जैसे मान लो इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो सीधा ब्लड इसमें नहीं आता, ब्लड न्यूट्रिशन देता है एस्ट्रोसाइट को, और एस्ट्रोसाइट कहां पहुंचाता है? न्यूरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट खत्म हो गया। ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्पेलिंग बताऊं? OLIGO, ओलिगो, डेंड्रो, DENDROCYTES, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लिखिए। इट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन CNS। इट फॉर्म्स
It forms myelin sheath in CNS. It forms myelin sheath in CNS. CNS is, ले बताया था किसी क्लास कोर्स में. CNS मीन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या होता है ये सब? हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी हम बताए थे थोड़ा सा. नेक्स्ट तीसरा, माइक्रोग्लियोसाइट्स. माइक्रोग्लियोसाइट्स MICRO. यहाँ स्पेलिंग में बड़ा ध्यान रखना, इस नाम का और मिलता जुलता तुमको डुप्लीकेट मिलेगा. माइक्रोग्लियोसाइट्स MICRO, माइक्रो GLIO, ग्लियोसाइट्स. साइट्स का स्पेलिंग बता दो. इट इज मोडिफाइड मोनोसाइट. मोडिफाइड मोनोसाइट. अरे मोनोसाइट का क्या काम था? सब साफ, कोई बात नहीं. कल हम कॉलेज से जल्दी छुट्टी होने वाला है. कल हम दोनों इस चैप्टर का भी, कॉकरोच छोड़ के और उस वाला, मतलब कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं. कल क्वेश्चन सेट करेंगे परसों. मत पढ़ो. मोडिफाइड मोनोसाइट हो गया. नेक्स्ट, मोनोसाइट क्या होता है? ब्लड में था जो फैगोसाइटिक नेचर का था. तो मोडिफाइड मोनोसाइट. अब देखो ये भी मोनोसाइट से ही बना हुआ है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक इन नेचर, हेंस प्लेज रोल इन डिफेंस. हेंस प्लेज रोल इन डिफेंस. अभी न्यूरॉन का डायग्राम क्या, इसमें से 3 टाइप का 5%. अभी सुनो, न्यूरॉन का डायग्राम सबको पता है. हम इसका डायग्राम आपको ग्रुप में भेजेंगे. अब पिता तुम्हारा वही नंबर है ना, हमारे मतलब कुछ भी भेजेंगे पता चलेगा, क्लास का टाइमिंग लेके कुछ भी, उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे. तो सुन ले, हम इसका डायग्राम ग्रुप में भेजेंगे. अभी बंद मत कर, ऑलमोस्ट एक पेज छोड़ दो. और उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझाने की जरूरत नहीं. आधा पेज चलेगा सर इतना? आधा पूरा नहीं, आप पढ़ाइए. डायग्राम बनाना है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा. ठीक, तो आप पढ़ाइए ना. हाँ, उसके आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आधा एक पेज छोड़ दो. नहीं, उसके बाद छोड़ दो, अगला पेज छोड़ दो. एक पेज छोड़ दो डायग्राम के लिए, क्योंकि जो मेरे में छोटा तुम्हारे में बड़ा होगा. चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. फर्स्ट लिखो यूनिपोलर. यूनिपोलर बेसिक्स तो आप सभी को पता होगा, जिसका भी इनको काम है बस वो बता रहा हूं. देखो जरा, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन. इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी. माइलिन से होता है, मिलेगा सेल बॉडी. और ये क्या है? नर्व एंडिंग. याद आ गया चारों? डेंड्राइट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, सेल बॉडी, सॉरी एक्सॉन, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग. चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में फर्स्ट लिखो यूनिपोलर. आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ये वापस लेके जाएगा. डेंड्राइट था ना सर? ये डेंड्राइट है वे, ये डेंड्राइट नहीं है, नर्व एंडिंग. खड़े होकर देख लीजिएगा, ऐसा है कुछ. यहाँ पे ऐसा नॉब है, जो इसमें नहीं होता. चलिए, तो यूनिपोलर, पहला इज यूनिपोलर. लिखिए इसमें, न्यूरॉन विदाउट डेंड्राइट. न्यूरॉन विदाउट डेंड्राइट. न्यूरॉन विदाउट डेंड्राइट. एक्चुअली हमको लग रहा है उल्टा बोलती हैं. ये होता है एक्सॉन और ये होता है सेल बॉडी. हाँ, वो तो सेल बॉडी होता है, एक्सन हम वही देख रहे हैं. अच्छा, वही देख रहे हैं. वो सेल बॉडी और ये एक्सन है. हाँ, तो ये है एक्सॉन और ये है
सेल बॉडी उल्टा हो गया। अब इसको सेल बॉडी बोले हम उसको माइलिन शीट होता है, कवरिंग होता है एक्सॉन के ऊपर। माइलिन शीट कवरिंग होता है, ये एक्सॉन है, इसके ऊपर कवरिंग होता है माइलिन शीट का। हम तो डायग्राम भेजेंगे तो सब अच्छे से बताया, ठीक है। ये है सेल बॉडी। तो लिखिएगा न्यूरॉन विदाउट डेंड्राइट, मतलब एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें ये सब नहीं होता। देखना ध्यान से, नहीं होता, ऐसा होता सर। तो सोचो इसमें इंफॉर्मेशन लाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ले जाने के लिए है। मतलब इसमें सिर्फ एक पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब जहां से इंफॉर्मेशन लाना या ले जाना हो, इसके सेंस में बात करो, सिर्फ एक पोलैरिटी। इसलिए क्या बोले, यूनिपोलर। एग्जाम्पल लिखो, यूनिपोलर का एग्जाम्पल न्यूरॉन विदाउट डेंड्राइट लिखिए, इसको ड्रॉ कर लो फटाफट से, ज्यादा कुछ तो करना नहीं। क्या करना यूनिपोलर में सेल विदाउट वन एक्सन लिखा है, मतलब एक भी एक्सॉन नहीं है। वापस बोलो, यूनिपोलर में सेल बॉडी विद वन एक्सन, वन एक्सॉन नहीं। हाँ तो सिर्फ ये एक एक्सॉन भाई, तुम भी दिखा देखो। तो क्या करना, चुपचाप बस कैसे बनाओ और हाँ उसको बना दो, बस बाद में इसी से याद करना आसान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, फाउंड इन अर्ली एम्ब्रायो स्टेज, फाउंड इन अर्ली एम्ब्रायो स्टेज, फाउंड इन अर्ली एम्ब्रायो स्टेज, हो गया। नेक्स्ट बाइपोलर, देखो यूनिपोलर में क्या था, सिर्फ एक कंडक्टिंग था। बाइपोलर मतलब नाम बताना कितना होगा, दो। मतलब एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक्सॉन का उसके साथ साथ एक डेंड्राइट हो, एक डेंड्राइट और एक आने के लिए एक ले जाने के लिए, टोटल कितना हो गया, दो। तो पोलैरिटी कितना, टू। तो बोले बाइपोलर। देखो बाइपोलर, बोले डायग्राम बना लो। बाइपोलर में डायग्राम देखो बना दिया बाइपोलर, पहले बना समझाता हूं। कचरा कर दी सर, बड़े के चक्कर में सर लेट हो रहा है सर। अच्छा कोई नहीं, लिखो इसमें न्यूरॉन विथ वन डेंड्राइट ओनली। अब खत्म है, दो लाइन की लाइन और बोलना है। मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और यूनिपोलर। न्यूरॉन तो बोलिए और खत्म कीजिए। न्यूरॉन विथ वन डेंड्राइट ओनली, हो गया। डायग्राम बता रहा है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक डेंड्राइट हो। एग्जांपल लिखो, सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल पे, इसका एग्जांपल तो लिखोगे, सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे रेटिना हो गया ये सब, या इंटरनल ईयर, ये सब में होता है सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट लिखो मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना, देखो फटाफट से बना लो। और न्यूरॉन विथ मेनी डेंड्राइट्स, और न्यूरॉन विथ मेनी डेंड्राइट्स। एग्जाम्पल लिखो CNS। A neuron with many dendrites, example is CNS, example is CNS, हो गया। अगला स्यूडो यूनिपोलर। नेक्स्ट लिखो, स्यूडो यूनिपोलर में, स्यूडो यूनिपोलर स्पेलिंग चाहिए, नो सर, PSUDO। मतलब ये ऐसा है जो झूठा है यूनिपोलर, फॉल्स यूनिपोलर। हाँ। नेक्स्ट बताइए, मतलब इसमें क्या होता है पहले लिखो फिर समझ में आएगा। लिखो इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन, ये लास्ट है, इसके बाद देखो इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन single dendrite emerge. In this type of neuron, single dendrite emerge and then bifurcates into two. In this type of neuron, single dendrites emerge and then bifurcates into two. Bifurcates बढ़ जाता है,
and then bifurcates. Yes. Bifurcates into two, मतलब होता है एक, तो क्या बोलेंगे? यूनिपोलर है। लेकिन बाइफरकेट कर जाता है, बाद में दो हो जाता है, मतलब बाइपोलर टाइप हो जाता है। तो लगता है कि स्टार्टिंग में लगता है कि यूनिपोलर है, लेकिन है नहीं, बाद में तो बढ़ के दो बन गया, तो बाइपोलर बन गया। इसका डायग्राम ये गोल हम बनाए हो बस अलग करने के लिए, गोल डायग्राम का पार्ट नहीं, गोल के अंदर जो है वो बनाना है। नहीं समझे क्या हुआ? बोलो। तो उससे क्या पूछ रही है? हो गया? अभी बताया सर्कल नहीं बनाना था। अच्छा ठीक है, वो बना दे, फिर से बना दे। एग्जाम्पल लिखो, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये डॉर्सल DORSAL डॉर्सल रूट गैंग्लिया, मुश्किल 3 लाइन और लिखना। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हो गया? चलो लास्ट लिखो, एपोलर न्यूरॉन। हाँ एग्जाम्पल था। अच्छा पहले लिख एपोलर लिखो, अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन, अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन। इसको बस समझ लो और क्लास ओवर कर दो। देखना अभी तक हम लोग जो भी पढ़े क्या और लिखवाएंगे ना कुछ? नहीं लिखवाएंगे, सारा एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल लिखो नाइजीरिया, नाइजीरिया में मिलता है, और डायग्राम भी बचाएंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, बैठ जाओ पीछे देना। नॉर्मली क्या होता है, जो डेंड्राइट से इससे इंफॉर्मेशन आता है और इससे इंफॉर्मेशन जाता है, नॉर्मली ये होता है। बट नाइजीरिया में क्या होता है, इसमें जो न्यूरॉन होता है कुछ ऐसा होता है। न्यूरॉन तो है, डेंड्राइट्स भी है, लेकिन जैसे यहां था कि डेंड्राइट से सिर्फ आएगा, एक्सॉन से सिर्फ जाएगा, यहां फिक्स नहीं होता है, किसी से कभी भी आ सकता है, जरूरत है तो आ रहा है, मूड खराब होगा तो वहीं से इंफॉर्मेशन बाहर भी जाएगा। ठीक है सुनो, तो नॉर्मली यहां से आया और जब अगर जरूरत होगा तो यहीं से लौटेगा भी। ठीक है, अगर जरूरत होगा तो यहीं से लौटेगा भी। तो इसलिए यहां फिक्स नहीं है कि किधर से इंफॉर्मेशन आएगा और किधर से इंफॉर्मेशन जाएगा, इसीलिए इसको बोले एपोलर। यहां कोई पोलैरिटी नहीं होता, जैसे यहां पोलैरिटी है, यहीं से आएगा यहीं से जाएगा, यहां कोई भी पोलैरिटी नहीं है। एग्जाम्पल लिख लीजिए नाइजीरिया, और ये डायग्राम बना लीजिए बस। ये चैप्टर खत्म। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है? प्लांट में चले? एनाटॉमी खत्म हुआ कि नहीं? एक लेक्चर बचा है। अरे हाँ, ये भी एनाटॉमी भी था ना, तीनों का टेस्ट था। कौन दिन है? सैटरडे को एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल टिश्यू। एनाटॉमी का तो पता भी नहीं है सर कि अब इसका क्लियर है कि नहीं। वो कुछ नहीं होता। बात ये है कि तुमको नीट के एक दिन पहले 100 चैप्टर का एग्जाम देना है, तुम अभी 3 चैप्टर का देने में डर रहे। ऐसा बोल कर किया ना सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो भी लेंगे, समय आने